Python is a interpreter-based language and high-level language, sir. अच्छा, इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, it is an object oriented language, absolutely right. machine language also in this. It is a machine language. This is not a machine language. Source of Python is a C language. Machine learning language and AI. It's a machine learning. अच्छा, this language is suitable for machine learning. Yes, sir. Also deep learning. मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। ये सारी चीजों में हम पाइथन लैंग्वेज, डेटा साइंस, इन सारी चीजों में हम पाइथन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाइथन में हम एक एप्लीकेशन को डेवलप करने के साथ साथ, एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन को डेवलप करने के साथ साथ हम इंटरनेट बेस्ड भी एप्लीकेशन बना सकते हैं, ठीक है, डेवलप कर सकते हैं। एज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के तौर पे पाइथन का इस्तेमाल कई दूसरे सॉफ्टवेयर के सपोर्ट सिस्टम में, कोडिंग के सिस्टम में रखा जा सकता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट पाइथन का इस्तेमाल, ठीक है, मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डेटा साइंस में इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि अभी का लेटेस्ट ट्रेंड है, राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो दैट्स वाई एक वाइड स्केल पाइथन प्रोवाइड करता है, जो हमें जावा, सी प्लस प्लस ऐसे लैंग्वेजेस में भी नहीं मिलते हैं, ठीक है। जावा इज कैपेबल, बट जितना फीचर्स आपको पाइथन प्रोवाइड कर रहा है उतने सारे फीचर्स जावा में भी अवेलेबल नहीं है, नहीं होता, ठीक है। पॉइंट क्लियर? बट आप जावा को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, जावा भी लेटेस्ट ट्रेंड के लैंग्वेज में ही वो भी चल रहा है, ओके। जो एक काम पाइथन में हम नहीं कर सकते, ठीक है, वो ये है कि हम इसमें मोबाइल एप्लीकेशंस क्रिएट नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते हैं? Mobile application. मोबाइल। जबकि जावा अगर हम यूज करें तो वहां पे हम मोबाइल एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। तो यहीं पे इंपॉर्टेंस दोनों का भी रह जाता है। जब भी बात मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एआई की होगी, हमें पाइथन को ऑप्ट करना होगा। लेकिन जब भी मोबाइल टेक्नोलॉजी, ये भी कभी खत्म होने वाला नहीं है, जब भी मोबाइल टेक्नोलॉजी की बात होगी, उनके एप्स की बात होगी, उनके एप्लीकेशंस की बात होगी, तो फिर उस किसका इंपॉर्टेंस आ जाएगा? जावा का। Java का. क्लियर? क्लियर? yes sir. यस सर, ठीक है, ओके। अब पाइथन जो है ना, वो ऑब्जेक्ट और पाइथन जो है, जैसा कि आपने कहा कि ये एक, मेरी आवाज क्लियर आप तक पहुंच रही है, आप सब तक? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है, Yes sir. ओके। पाइथन जो है, जैसा कि आप लोगों ने बताया कि पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट के साथ साथ ये प्रोसीड्यूरल कंसेप्ट को भी फॉलो करता है। किस कंसेप्ट को फॉलो करता है? प्रोसीड्यूरल कंसेप्ट को भी फॉलो करता है, ठीक है। यानी पाइथन कहता है कि हम किसी भी चीज को मॉड्यूल में देखते हैं, और मॉड्यूल के अंदर वी कैन क्रिएट अ वेरियस काइंड ऑफ सब मॉड्यूल्स, ठीक है। One sub-modules relate with the procedural orientation, and another maybe follow the object-oriented system. Okay? यानी पाइथन में दोनों कंसेप्ट हो सकता है। हम प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड भी काम कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी काम कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक लेटेस्ट ट्रेंड है, तो जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को ये सपोर्ट करता ही है, एंड दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट पाइथन इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्लियर? ठीक है। लेकिन हम इसमें प्रोसीड्यूरल की तरह, जैसे हम लोग क्यू बेसिक पढ़े थे, तो क्यू बेसिक में जैसे फंक्शन बनाए थे, वैसे हम यहाँ भी डायरेक्ट रूप से फंक्शन बना सकते हैं बिना किसी क्लास और ऑब्जेक्ट बनाए। पॉइंट क्लियर? यस सर। ठीक।
पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो जाहिर बात है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहे हम कोई भी करें, ठीक है, अगर कुछ डिफरेंशिएशन होता है तो कुछ सिमिलरिटीज भी होती है। कंसेप्चुअली तो कुछ कुछ चीजें सिमिलरिटीज होती है, ठीक है, कंसेप्ट वाइज तो सिमिलरिटीज होती ही है। जैसे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है तो वेरिएबल का यूज करना है, कांस्टेंट का यूज करना है, तो वो तो पाइथन में भी होगा। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रही बात? यस सर, होगा ही होगा। यस सर। अगर हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंडीशनल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, लूप की बात कर रहे हैं, तो ये सारे चीज पाइथन में भी होंगी। यस सर। ओके, हम अगर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज पाइथन में भी होगी। यस ठीक है, तो कंसेप्ट फॉलो हो रहा है, सारे लैंग्वेज टू लैंग्वेज कंसेप्ट फॉलो हो रहा है, बट जरूरी नहीं है कि एक लैंग्वेज में जैसे हमने डेटा टाइप को ऑब्जर्व किया कंसेप्ट वही रहेगा, पर जिस तरीके से उसमें डेटा टाइप को ऑब्जर्व किया वैसे ही पाइथन में भी हो, ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है। जैसे इफ इल्स हमने क्यू बेसिक में लिख दिया, वैसे ही इफ इल्स हम पाइथन में भी लिखें, ये जरूरी नहीं है। यानी सिंटेक्स जो है वो लैंग्वेज टू लैंग्वेज सिमिलर भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है। अलग भी हो सकता है, सिमिलर भी हो सकता है। क्लियर? ओके। अब जहां तक डाटा टाइप की बात है, थोड़ी सिमिलरिटीज है और थोड़ी डिफरेंशिएशन है। यानी जब हम पाइथन स्टार्ट करेंगे, हम लोग पाइथन पढ़ेंगे, तो कुछ डाटा टाइप हमें हट के मिलेगा जो क्यू बेसिक या सी वगैरह जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहां पे उस तरह से नहीं है, बिल्कुल थोड़ा अलग है। ठीक है, पर कंसेप्ट अगर मिलाएंगे तो कुछ कुछ चीजें से मैच कर जाएगा। पर डाटा टाइप के हिसाब से अगर बात करेंगे तो पाइथन में कुछ ऐसा डाटा टाइप है जो क्यू बेसिक में आपने डिस्कस भी नहीं किया। पॉइंट क्लियर? ओके। यस सर। दूसरा चीज कि जब हम वेरिएबल की बात करते हैं तो हम क्यू बेसिक में पढ़े थे कि एवरी वेरिएबल इज डिटरमाइंड बाय इट्स डेटा टाइप। यानी वो वेरिएबल किसके द्वारा डिटरमाइन होगा? डेटा टाइप के द्वारा। ठीक है, कि वो वेरिएबल कितना मेमोरी में साइज लेगा और साथ ही साथ वो कितने बड़े या कितने छोटे वैल्यू को होल्ड करके रख सकता है। क्लियर? ठीक। लेकिन जब आपको क्यू बेसिक समझा रहे थे तो हमने जो बताया था कि क्यू बेसिक में वेरिएबल डिक्लेयर करने के दो तरीके होते हैं। अगर डेटा टाइप के रिगार्डिंग बात की जाए, दो तरीके होती है, जिसमें एक को बोलते हैं इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन और दूसरे को बोलते हैं एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन। ठीक है, इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन क्या होता है? इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल क्या होता है? सर कैसे काम चलेगा? ऐसे बोल रही। हाँ, क्यू बेसिक में बोले थे सर ग्राफिक्स बताएंगे, नहीं बताए थे सर। अब वो कहीं का बात कहीं नहीं जोड़ो। ठीक है, क्यू बेसिक हम बोले भी नहीं थे तो पाइथन तुम्हारा लग गया है। अब इसी में टाइम निकाल के बता देंगे उसको। ओके अभी सर। अभी डेविएट नहीं हो जाओ, ना डेविएट करो ना डेविएट हो। अभी बात जो चल रही है उसकी चलाओ। ठीक है, अभी पूछे कि इम्प्लिसिट है एक्सप्लिसिट क्या है, ठीक है, तो कोई जवाब नहीं देगा। एक में सर डाटा टाइप डिफाइन करना पड़ता है, एक में मतलब बिना डिफाइन किए हुए मतलब। हाँ, तो किसमें नहीं करना पड़ता है, किसमें करना पड़ता है? इम्प्लिसिट में सर नहीं करना पड़ता, एक्सप्लिसिट में सर बताना पड़ता है। हाँ ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। ओके, तो ऐसे ही जवाब दीजिए, इतना सोचिएगा समझिएगा। ठीक है, कॉपी खोल के देखिएगा तब बताइएगा। ओके, इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल का मतलब ये होता है कि जब हम इम्प्लिसिट डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल को, तो उस समय वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय कोई डाटा टाइप रिक्वायर नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि क्या उस वेरिएबल का डाटा टाइप होगा ही नहीं? पता है कि नहीं, डाटा टाइप तो होगा
पर उस वेरिएबल का डाटा टाइप डिटरमाइन करेगा कि किस तरह का वैल्यू, किस तरह का कांस्टेंट वैल्यू आप उसमें असाइन कर रहे हैं। ओके, जैसा कांस्टेंट वैल्यू का टाइप होगा वही डाटा टाइप उस वेरिएबल का भी हो जाएगा। पॉइंट क्लियर? जैसे x इज इक्वल टू 12 किए तो ये एक इंटीजर वैल्यू है, तो x का टाइप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? इंटीजर हो जाएगा। x इज इक्वल टू, अगर डबल कोट में रवि लिख दिए तो ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है, स्ट्रिंग कांस्टेंट है, तो x का टाइप क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग हो जाएगा। मैं जो समझा रहा हूँ समझ में आ रही बात? यस सर। यस सर। ओके, इसका मतलब इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन में हम एक ही वेरिएबल को अलग अलग समय में अलग अलग टाइप के वैल्यू के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन में हम एक ही वेरिएबल को अलग अलग समय में अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ओके। लेकिन कभी कभार क्या होता है ना कि हमें शुरू से ही प्रोग्राम के शुरू से प्रोग्राम के अंत होने तक किसी चीज के जो बेसिक वैल्यू है उसका टाइप हमें फिक्स करके रखना पड़ता है। हम चाहते हैं कि उस दूसरे टाइप का वैल्यू अगर कोई दे तो वो एक्सेप्ट ही ना करे, ऐसा हम चाहते हैं। तो वैसे केस में लैंग्वेज आपको एक दूसरा परमिशन प्रोवाइड करता है एंड दैट परमिशन इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। कौन सा डिक्लेरेशन? एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। और इसमें कहता है कि वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय ही क्या देना पड़ता है हमको? डेटा टाइप, लाइक अ डिम आई एज इंटीजर हम लिखते थे ना, या डिम आई %, याद आ रहा है? यस सर। अब ऐसा इसको एक्सप्लिसिट बोलेंगे। अब इसमें क्या होगा कि जब हम एक्सप्लिसिट कर देंगे, ठीक है, तो आपका जो लैंग्वेज है, जो भी डाटा टाइप आपने असाइन किया है, बस उसी टाइप के वैल्यू को एक्सेप्ट कराएगा, दूसरे टाइप के वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा, एरर दे देगा। क्लियर? यस। ठीक है। अब इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट ये दो तरीके होते हैं, लैंग्वेज टू लैंग्वेज। कुछ लैंग्वेज इन दोनों को सपोर्ट करते हैं, कुछ एक को भी सपोर्ट करते हैं। जैसे अगर आप सी पढ़िएगा, C++ पढ़िएगा, जावा पढ़िएगा, तो ये लोग एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं? एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन। ठीक है। लेकिन जब हम पाइथन की बात करते हैं तो पाइथन कहता है कि एवरीथिंग इज इन फॉर्म ऑफ इम्प्लिसिट। ठीक है, हर वेरिएबल किस रूप में यूज किया जाता है यहाँ पे? इम्प्लिसिट में सर। इम्प्लिसिट में। यहाँ एक्सप्लिसिट का कॉन्सेप्ट ही नहीं। पॉइंट क्लियर? यस। ठीक है, तो क्या दिमाग में बढ़ गया कि जो भी वेरिएबल हम लिखते हैं वो किस फॉर्म में होता है? इम्प्लिसिट। ठीक, तो या तो हम वेरिएबल लिख रहे हैं तो उसी समय कोई वैल्यू देना होगा या उसी समय इनपुट कराना होगा। यस सर। अगर हम x लिख रहे हैं तो या तो x बराबर 0 देना होगा या x बराबर इनपुट कराना होगा। यस सर। ठीक है, क्योंकि जैसा वैल्यू आएगा वैसे ही उसका टाइप होगा। क्लियर? कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ठीक, ओके। अब पाइथन में जो ऑपरेटर्स हैं, लमसम कुछ ऑपरेटर्स वही आ गए हैं जो आपने क्यू बेसिक में पढ़ा था। जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर की हम बात करें तो प्लस माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ओके, और रिमाइंडर के लिए यहाँ चेंज हो जाता है। ठीक है, रिमाइंडर के लिए आपने क्यू बेसिक में क्या सीखा था? MOD। और पाइथन में आप क्या यूज करेंगे? परसेंट। क्या यूज करेंगे? परसेंट। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट वहां पे पावर के लिए आप कैरेट सिंबल का इस्तेमाल करते थे, ठीक है, या फंक्शन का इस्तेमाल करते थे। ओके, यहाँ पे कहता है कि नहीं, पावर के लिए जो है ना हमारे पास डबल स्टार, क्या है? डबल स्टार ऑपरेटर। पर डबल स्टार शायद पावर के यूज करें। हाँ, यहाँ पे पावर मिल जाएगा। कैसे होगा मैं उसको गाइड करूंगा। ठीक है, तो ऑपरेटर टू ऑपरेटर, ठीक है, ज्यादातर सिमिलरिटीज है, कुछ दो एक्स्ट्रा, एक आध एक्स्ट्रा है जिन्हें हम आपको बता रहे हैं और आगे रन करा के भी आपको दिखा देंगे। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट पाइथन में पाइथन जो है बहुत सारे लाइब्रेरीज को सपोर्ट करता है, और अपार्ट फ्रॉम चूंकि बहुत सारी लाइब्रेरीज को सपोर्ट करता है, दैट्स व्हाई
ये बहुत सारे फंक्शंस और मेथड्स को प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ज्यादातर जो चीजें हमारे दिमाग में चल रही है किसी काम को करने के लिए, इट मे बी कि उससे रिलेटेड फंक्शंस या मेथड पहले से पाइथन में क्या हो, डिफाइंड। पहले से पाइथन में क्या हो, डिफाइंड, ठीक है। तो चूंकि जो बहुत सारे चीज जब पहले से डिफाइंड होगा, तो जब हम किसी काम को करेंगे, ठीक है, तो उसका जो सोर्स कोड का जो लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, काफी छोटा हो जाएगा सर। छोटा हो जाएगा, ठीक है। ये एक पाइथन का खास फीचर है, ये एक पाइथन का खास फीचर है। जैसे क्यू बेसिक में है, अगर 3 नंबर में मिनिमम निकालना है, मैक्सिमम निकालना है, तो इफ लगाना होगा, चेक करना होगा, तब जाके मिन मैक्स बना सकते हैं, करेंगे ना। पाइथन कहता है क्या जरूर मिनिमम निकालना है, फंक्शन बना हुआ है मीन, फंक्शन बना हुआ है मैक्स, समझ गए। तो ऐसे कई काम के लिए आपके पास फंक्शन बना है। आप प्राइम नंबर के लिए हो सकता है प्रोग्रामिंग आप करेंगे, प्रोग्रामिंग सिखाया गया था कि नंबर लीजिए, प्राइम निकालिए, ये प्राइम चेक कीजिए, कहता है कि मेरे पास ऑलरेडी प्राइम का पड़ा है, ठीक है, आप चाहे डायरेक्ट उसी को यूज कर लीजिए। मतलब प्राइम का आपको कोड लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं पड़ेगी, ठीक है। 1 मिनट, हाँ सर, हेलो। तो मैं क्या बता रहा था कि ऐसे इसमें बहुत सारे इतने फंक्शंस मेथड्स बने हैं कि सोर्स कोड के लेंथ को ये क्या कर देता है, छोटा कर देता है, और ये भी एक इसके पॉपुलैरिटी का एक वजह है, ठीक है, ओके। तो बात आ रही थी ऑपरेटर्स की, ठीक है। हाँ, आपको कंपैरिजन ऑपरेटर बताया गया था। तो कंपैरिजन ऑपरेटर में आप लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ये सब सेम है, सब पाइथन में सेम, वो बहुत रिपीटेड है। एक चेंज जो है वो ये है कि वहां इक्वलिटी के लिए, ठीक है, कंपैरिजन में इक्वलिटी के लिए आप सिंगल इक्वल ऑपरेटर यूज करते थे, जबकि यहाँ पे इक्वलिटी को चेक करने के लिए आपको क्या यूज करना होगा, डबल इक्वल। क्या यूज करना होगा, डबल इक्वल। क्या यूज करना होगा, डबल इक्वल, यस सर। ठीक है। वहां सिंगल, यहाँ डबल, ये चेंज है, ओके ओके। वहां पे नॉट इक्वल के लिए आप लेस देन, ग्रेटर देन सिंबल यूज करते थे, ठीक है। यहाँ नॉट इक्वल के लिए आपको एक्सक्लामेशन मार्क और इक्वल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्लियर। वो सब आपको हम सिखाएंगे, यहाँ पे एक बार फिर से इस चीज को बताएंगे, अभी दिमाग में भर रहा है कि क्यों बेसिक पढ़ के आएगा, ओके। लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है, वहां पे आपने एंड और यूज किया था, एंड और नॉट। यहाँ पे भी लॉजिकल ऑपरेटर वही हो गया, एंड और यहाँ पे नॉट, वर्ड में ही लिखना होगा। क्या लिखना होगा, वहां भी ए एंड डी लिखते थे, यहाँ भी ए एंड डी लिखेंगे, वहां भी ओ आर लिखते थे, यहाँ भी ओ आर लिखेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। हाँ, कुछ बिटवाइज ऑपरेटर वहां नहीं पढ़े थे, सी में पढ़ना है, जो कि आपको बाद में मिलेगा। ये बिटवाइज ऑपरेटर को आपका पाइथन सपोर्ट करता है, तो मैं यहाँ पे बताते समय उसको गाइड कर दूंगा कि लेफ्ट से बिट ऑपरेटर क्या करता है, राइट से बिट ऑपरेटर क्या, हालांकि आपको बताया गया था, यस या नो, यस सर। Yes. ठीक। हाँ, मतलब क्यू बेसिक में नहीं सपोर्टेड है, लेकिन हम फिर भी कॉमन जब पढ़ा रहे थे टॉपिक, तो वहां पे बता दिए थे, ताकि सी वगैरह पढ़ेंगे तो वहां दिक्कत कम आएगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे पाइथन में भी बिटवाइज ऑपरेटर जो है वो सपोर्टेड है, वो चीज बता दिया जाएगा, ठीक है। जिस तरह से सी लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज है, ओपन सोर्स है, ठीक है, फ्री कोड है, वैसे ही, ठीक है, आपका पाइथन भी ओपन सोर्स है, फ्री कोड है। हाँ सर, ओके। तो जैसे जावा, सी प्लस प्लस, इवन योर क्यू बेसिक जैसे ओपन सोर्स है, वैसे पाइथन भी ओपन सोर्स है, ठीक है। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि एक सिंगल यूजर के लिए, एक सिंगल पीसी के लिए पाइथन फ्री है, आप कुछ भी कर सकते हैं,
आप जिस तरह का एप्लीकेशन डेवलप करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है। आप जो भी रिसर्च करना चाहते हैं कर सकते हैं, उसके लिए कोई आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, रिसर्च करने के बाद अगर कमर्शियली इसका यूटिलाइजेशन करेंगे, ठीक है, तो फिर ओपन सोर्स जो भी कंपनी है उनसे आपको परमिशन लेना होगा। हो सकता है परमिशन फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाए, हो सकता है कि परमिशन देने के लिए आपको कुछ रॉयल्टी भी देना पड़े। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रही है बात? यस सर। यस ठीक है। जैसे ओपन सोर्स का मतलब ये बिल्कुल नहीं समझना है कि हम यूज करते जाएंगे, ठीक है, एक पैसा उसको नहीं देंगे, अब पूरा सॉफ्टवेयर बना के पूरे दुनिया को बेचेंगे, खूब कमाएंगे और उसको एक पैसा ना देंगे, ठीक है। तो वो कह रहा है कि एक इंडिविजुअल यूजर के लिए, यानी पूरे दुनिया का अगर इंडिविजुअल यूजर एक एक करके यूज करे पाइथन तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो कह रहा है फ्री देंगे। लेकिन जब आप कुछ इन्वेंट करके कोई सॉफ्टवेयर बना के जब आप बेचेंगे, ठीक है, तो उसमें आपको अप्रूवल लेना होगा। हो सकता है उस अप्रूवल के बिहाफ में कुछ आपको रॉयल्टी भी देना पड़े। मैं जो बोल रहा हूँ समझ गए? यस सर। ओके, 1 मिनट फिर से। हाँ बोलिए। ओके, तो पाइथन जो है वो 1991 हालांकि 1989, अब बहुत सारे किताब पढ़िएगा तो 89 में भी देता है, 89 में भी उसका इनिशिएशन हो गया था, लेकिन जो पहला वर्जन रिलीज किया गया था वो 1991 में हुआ था पाइथन का, ठीक है। और इसके इन्वेंटर का नाम है गाइडो वॉन रोशन, ठीक है। क्या नाम है? गाइडो वैन रोशन। ओके, ये इनके इन्वेंटर का नाम है। किसके इन्वेंटर का नाम है? पाइथन। पाइथन के, ठीक है। अब पाइथन वर्ड एक्चुअली गाइडो वन रोशन को ना, ठीक है, सर्कस वगैरह एक फनी टाइप का सर्कस होता था, ठीक है ना, उसको उनको उनको शौक था वो देखने का, और शायद उसी से कुछ इंस्पायर हुए हैं और वहीं से ये वर्ड लिए हैं। बहुत और हिस्ट्री पढ़ने के लिए उनके थोड़ा सा विकिपीडिया में जाना होगा, तो वहां जाके आप पढ़ सकते हैं। ब्रीफ हम आपको आइडिया दे रहे हैं, तो उसी से कुछ इंस्पिरेशन मिला और ये वर्ड उनके पास आया कि भैया हम जो लैंग्वेज बनाएंगे उसका नाम हम क्या रखेंगे? पाइथन रखेंगे। ओके ओके, पाइथन का मतलब जैसे पाइथन में पावर है, वैसे ही उन्होंने भाई पाइथन को रख के ये जताने की कोशिश की कि भाई जो लैंग्वेज हम दे रहे हैं वो एक पावरफुल लैंग्वेज है। 91 से लेके, ठीक है, अभी तक पाइथन के कई वर्जन है, ठीक है। जैसे वर्जन 1 आया तो 1 में भी कई कई वर्जन आया, 1.1 आया, 1.2 आया, फिर 2 वर्जन आया, 2.1 आया, 2.2 आया, फिर वर्जन 3 चल रहा है जो 3.1, 3.2, अभी 3.9 या समथिंग है अभी लेटेस्ट। मेरे पास 3.9, ठीक है, मेरे पास 3.9 है या 3.9 करके कुछ और आ गया है। मेरे पास होना चाहिए 3. मैं बताता हूँ, 3.9 है मेरे पास। इस 3.99 या ऐसे करके एक और आ गया है इसी का वर्जन, ठीक है। हो सकता है इसके बाद अब चलने लगे वर्जन 4, ठीक। अब जैसे सी है तो सी में क्या है ना कि जब उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया गया तब से सी जो है वो फीचर्स बढ़ते चले गए, लेकिन उनके सिंटैक्स में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। जैसे हम 90 में सी सीख रहे हैं वैसे ही 2020-21 में भी हम सी को सीख रहे हैं। क्लियर? सिंटैक्स प्रिंटफ वहां भी लिखे हैं, प्रिंटफ यहाँ भी लिखे हैं, सिंटैटिकली कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि वो स्टैंडर्डाइज हो गया था, ठीक है। पाइथन भी स्टैंडर्डाइज है, लेकिन फिर भी पाइथन में वर्जन टू वर्जन करके कुछ सिंटैटिकली चेंज है, ठीक है। जैसे वर्जन 2 में आप काम कीजिएगा तो वहां जो प्रिंट स्टेटमेंट है उसमें ब्रैकेट का यूज नहीं किया जाता, डायरेक्ट कोई भी मैसेज देना है प्रिंट हेलो लिख दिया डबल कोट में, ठीक है। ओके, जैसे आप क्यू बेसिक में करते हैं, ओके। लेकिन वर्जन 3 और उसके बाद जो भी 3 पे वर्जन आए हैं, ठीक है, इसमें अगर आप प्रिंट कमांड यूज कर रहे हैं तो इसमें आपको हर हाल में ब्रैकेट को क्या करना होगा? लिखना होगा। ब्रैकेट नहीं लिखिएगा, एरर देगा। क्या देगा? एरर देगा, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि वर्जन टू वर्जन बहुत नहीं लेकिन थोड़ा बहुत सिंटैटिकली चेंज पाइथन में हुआ। हुआ। हाँ, किसी को कोई कमेंट करना है तो बीच में करे।
क्या है बोले रोहित सर, कुमार? जैसे पैरेंथेसिस का यूज करते हैं तो हम सब उसको फंक्शन भी बोल सकते हैं, हाँ फंक्शन भी बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। पैरेंथेसिस को यूज करते हैं तो प्रिंट एक फंक्शन ही है, इनपुट एक फंक्शन ही है, वहां मीन एक फंक्शन ही है, मैक्स एक फंक्शन ही है। यस सर। और क्लियर? सर विदाउट पैरेंथेसिस का कमांड। विदाउट पैरेंथेसिस में कमांड हो गया, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। कभी कभी कुछ फंक्शंस जो है विदाउट पैरेंथेसिस भी, अगर वैसा स्ट्रक्चर सपोर्ट करता है तो विदाउट पैरेंथेसिस भी यूज किया जाता है, ठीक है। उसे हम भले कमांड कहें लेकिन वो एक्चुअली में वो भी एक फंक्शन ही होता है। क्या होता है? फंक्शन ही होता है। जैसे वर्जन 2 में प्रिंट को हम डायरेक्ट लिखते थे, ब्रैकेट नहीं देते थे, लेकिन फिर भी वो वहां भी तब भी क्या था, वो फंक्शन ही था। तब भी वो क्या था? फंक्शन ही था, ठीक है। And every function, you can say that every function is a statement or a command. You can also say that कि function क्या है अपने आप में एक, स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट है, कमांड है। आप उसे फंक्शन को भी कमांड आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कमांड एक कॉमन वर्ड है। कमांड का मतलब होता है आदेश देना, आदेश किसी काम के लिए देना, किसी स्पेसिफिक काम के लिए देना। वो काम आपका प्रिंटफ भी कर रहा है, वो काम आपका इनपुट भी कर रहा है, वो काम आपका मीन भी कर रहा है, वो काम आपका मैक्स भी कर रहा है, ठीक है। तो कोई कहे कि मीन फंक्शन को क्या हम कमांड नहीं बोलेंगे? ठीक है, फंक्शन तो है, तो क्या अगर हम कमांड कह देंगे तो आप गलत कर दीजिएगा? नहीं, मीन एक कमांड है, ठीक है। वो आदेश दे रहा है कि भैया क्या निकाल के दीजिए, मिनिमम निकाल के दीजिए। क्लियर? यस। ठीक है। वैसे नॉर्मली जो होता है वो फंक्शन की पहचान जो होती है वो ब्रैकेट से ही होती है, और अगर ब्रैकेट नहीं होता है तो उसे डायरेक्ट रूप से फंक्शन कहने के बजाय हम लोग कमांड कहते हैं। ये भी उतना ही बात सही है, ठीक है, एज पर रोहित कुमार, ठीक है। क्योंकि अगर वो क्वेश्चन एराइज किया है मतलब उसके दिमाग में इस तरह का बातें चल रही है, तो तुम्हारे अंदर जो बातें चल रही है वो गलत नहीं है, वो भी सही है। लेकिन कमांड सिर्फ कमांड है, वो फंक्शन नहीं हो सकता है, ये कहना क्या हो जाएगा? गलत। गलत हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ओपन सोर्स है, आप आराम से जाइए, ठीक है। आपको लाइसेंस्ड वर्जन कहीं पे भी पाइथन के साइट पे चले जाइए और लेटेस्ट वर्जन जो है वो डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। ओके, वो लाइसेंस्ड वे में आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई झंझट नहीं है उसमें, लाइसेंस्ड आपको मिलेगा। ओके, अब है कि पाइथन इंस्टॉल होगा तो काम कैसे करेंगे। काम करने के लिए स्क्रीन की जरूरत होती है, जिसे इंटरफेस भी कहा जाता है, और जिसे, ठीक है, आईडी भी कहा जाता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ठीक है। तो पाइथन कहता है कि मैं तो अपने साथ तो आईडी आपको देता ही हूं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट मैं बहुतों के साथ सपोर्टेड भी, तो आप दूसरे भी आईडी का इस्तेमाल मेरे लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो पाइथन जो अपना ओरिजिनल आईडी देता है उसको आईडीएलई कहा जाता है, पाइथन आईडीएलई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। पॉइंट क्लियर? यस सर। ये पाइथन देता है, ये पाइथन देता है जिसका खुद का आईडी होता है, ओके। और हम लोग ये पाइथन हम इसी ओरिजिनल आईडी में सीखेंगे। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आप पाइथन का इस्तेमाल विजुअल स्टूडियो कोड में भी कर सकते हैं या किसी दूसरे आईडी सॉफ्टवेयर में भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो कमांड जो चीज यहाँ लिखेंगे वही चीज वहां लिखना होगा। इंटरफेस का चक्कर हो सकता है कि विजुअल स्टूडियो कोड का इंटरफेस अलग है, इसका इंटरफेस अलग है, ठीक है। जब हम पाइथन ओपन करते हैं तो पाइथन अपने साथ, पाइथन चूंकि विंडो बेस्ड है तो ऑब्वियसली ये GUI इन्वायरमेंट में होगा, लेकिन ये GUI के अंडर में ही CUI जैसा काम करता है। डायरेक्ट तो हम CUI नहीं कहेंगे, लेकिन CUI जैसा ये काम कराता है, ठीक है। ओके, इसके लिए पाइथन कहता है ना कि हम एक सेल प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? सेल, जिसे हम पाइथन सेल भी कह सकते हैं, ठीक है। वो सेल आपका 3 ग्रेटर देन सिंबल से रिप्रेजेंट होता है। किससे रिप्रेजेंट होता है? 3 ग्रेटर देन सिंबल।
तो पाइथन कहता है कि ये मेरा सेल है, आप इस सेल पे पाइथन के किसी भी कमांड फंक्शंस, ठीक है, फीचर को इंडिविजुअली यूज करके चेक कर सकते हैं, इंडिविजुअली यूज करके चेक कर सकते हैं। मतलब कि वेरिएबल डिक्लेरेशन सिर्फ प्रोग्रामिंग के अंदर हो ऐसा नहीं है, प्रोग्राम के अंदर हो ऐसा नहीं है। आप चाहे तो सेल पे भी x इज इक्वल टू 12 लिखिएगा, पाइथन जो है उस x को ऑब्जर्व करके रखेगा कि यूजर ने एक x बनाया, एक x वेरिएबल डिक्लेयर किया, एक x वेरिएबल में वैल्यू असाइन किया, वो समझेगा, ठीक है। फिर दूसरे सेल प्रॉम्प्ट पे आप जाके y लिखिएगा तो वो y को भी समझेगा। फिर आप x को डिस्प्ले कीजिएगा, वो x का वैल्यू देगा, y को कीजिएगा y का वैल्यू देगा, x और y में जोड़ दीजिएगा, x और y का वैल्यू जोड़ कर देगा। लेकिन ये सारे काम कैसे हो रहे हैं? इंडिविजुअली। इंडिविजुअली मतलब वन बाई वन, ठीक है। एक आई थिंक 5 बज गया है, ठीक है ना, तो आज रहने देते हैं यहीं पे, इसी से आगे फिर बढ़ाएंगे आइडियल से, ठीक है ना।